सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिनेश द्विज आपका स्वागत करता हूं इस लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम में, इस घर घर पाठशाला प्रोग्राम में। हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अंकुर में आपका स्वागत है। सर, परमाणु द्रव्यमान के बारे में तो पता लग गया। क्या अणुओं का भी द्रव्यमान होता है, और अगर हाँ तो हम उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वेरी गुड वर्ड बेटा। ये 3 प्रश्न क्या, क्यों, कैसे ही विज्ञान को जन्म देते हैं। यही हमारी जिज्ञासा है जिसके साथ हर मनुष्य पैदा होता है। चलो आज सबसे पहले बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। जिस तरह परमाणुओं का द्रव्यमान होता है उसी तरह अणुओं का भी द्रव्यमान होता है, और इसे हम विज्ञान की भाषा में आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आओ चलें सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लें। अणु के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उसका आणविक द्रव्यमान होता है। मेरे प्यारे मित्रों, संघटक परमाणुओं के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। चलो इस परिभाषा को हम और गहराई से समझें और बात करें कि आणविक द्रव्यमान को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के चरण इस तरह से हैं। नंबर 1, सबसे पहले दिए गए पदार्थ का आणविक सूत्र लिखें। नंबर 2, पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ें। अणु में वर्तमान में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग ही आणविक द्रव्यमान है। चलिए इसे उदाहरण के साथ समझें। हम बात करते हैं ऑक्सीजन अणु की। ऑक्सीजन अणु का रासायनिक सूत्र हम सबको पता है, वो होता है O2। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ये भी हमें पता है, हम सीख चुके हैं, वो होता है 16U। अतः ऑक्सीजन अणु का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 16 गुणा 2 इज इक्वल टू 32U। अतः ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान है 32U। चलो एक और उदाहरण लेते हैं जल का। यौगिक जल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करते हैं, मतलब इसे हम ज्ञात करते हैं। हम सबको पता है जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 1। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए हमने इससे 2 से गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास निकल के आया 2। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। तो जल के अणु का अगर हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 जमा ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16, तो यह निकल के आएगा 18U। यू आपको पता ही है, हम बात कर चुके हैं, यूनिफाइड मास। है ना आसान मेरे दोस्तों। इन चरणों का उपयोग करते हुए हम किसी भी परमाणु या अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान की। इसे हम फॉर्मूला यूनिट मास भी कहते हैं। दोस्तों, आयनिक यौगिकों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। यह भी आणविक द्रव्यमान की तरह यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का योगफल होता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। हम सबको पता है कि नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसमें सोडियम परमाणु का द्रव्यमान हुआ 23U। क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान है 35.5U। सोडियम क्लोराइड का सूत्र हमें पता है NaCl। अतः NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जमा क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, तो जो निकल के हमारे पास आ जाएगा 23U जमा 35.5U। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 58.5U, 58.5 यूनिफाइड मास। प्यारे दोस्तों, आओ अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करें। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है अगर केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान पर पकड़ मजबूत करनी हो तो। केमिस्ट्री का जो आधार है वो है मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल संकल्पना। तो इस संकल्पना को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझें। आइए सबसे पहले मोल शब्द का अर्थ समझ लें। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर, मीन्स हीप। मोल शब्द 1896 ईस्वी में विलहेल्म्स ओस्टवाल्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1967 में
मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। इससे पहले कि हम इस मोल कंसेप्ट को समझना शुरू करें, आइए पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ अनुभवों को याद कर लें। आप दुकान पर तो जाते ही हैं। आप दुकान पर गए, आपको दुकान पर केले लेने हैं, तो आप दुकानदार को क्या बोलोगे? भाई साहब 1 किलो केला देना? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हो केलों को मापने की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो दर्जन है, ना कि किलो। तो आप दुकानदार से कहोगे भाई साहब 1 दर्जन 2 दर्जन जितना भी आपको जरूरत हो इतना केला देना, क्योंकि आपको पता है केले दर्जन में मापे जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। इसी तरह के कुछ शब्दों में हमने उस शब्द में किसी भी वस्तु की कितनी मात्रा होती है यह निर्धारित कर रखा है। उदाहरण के लिए, पिछले कल ही मैंने 1 सैकड़ा अखरोट खरीदे। 1 सैकड़ा मतलब 100 अखरोट। दर्जन का तो आपको पता ही है, दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, 12 चीजें होती हैं। और अगर हम शताब्दी की बात करें तो हमें पता है कि 1 शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई होगी कि दर्जन, सैकड़ा, शताब्दी और भी इसी तरह के बहुत सारे शब्द जैसे गुड्स वगैरह आदि ये शब्द हैं जिसमें एक निश्चित संख्या में वस्तुएं होती है। रसायन विज्ञान में भी हम पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मोल। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल है। अब अगला प्रश्न निस्संदेह ये उठेगा ही कि अगर 1 दर्जन में 12 चीजें होती है, 1 सैकड़ा में 100 वस्तुएं होती है, तो 1 मोल में पदार्थ की कितनी मात्रा होगी? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, 1 सैकड़ा में 100 होती है, तो 1 मोल में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा होगी? तो प्यारे दोस्तों, जब किसी पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23 हो तो उसे हम या उस मात्रा को हम 1 मोल कहेंगे। बात समझ में आई? पदार्थ के कणों की संख्या, कितनी संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी हो तो हम उस मात्रा को 1 मोल कहेंगे। चलिए उदाहरण के साथ इस बात को समझें। जल का ही उदाहरण ले लेते हैं। जल के 1 मोल का मतलब जब जल की एक निश्चित मात्रा में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 हो तो हम उसे 1 मोल कहेंगे। 1 मोल तांबा मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 1 मोल NaCl मतलब 6.22 इंटू 10⁻23 आयन। 6.022 इंटू 10⁻23 हो तो उसे हम 1 मोल कहेंगे। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। इसे हम n0 से निरूपित करते हैं। तुम्हें पता है इसका नाम इटालियन वैज्ञानिक एमेडियो एवोगाड्रो के सम्मान में रखा गया। तो ये बात तो समझ में आ गई कि 1 मोल चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो अणु का हो, परमाणु का हो या आयन का हो, उसमें इन अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कितनी संख्या होती है। जैसे 1 दर्जन में 12 है, उसी तरह से 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होगी एवोगाड्रो स्थिरांक। एवोगाड्रो स्थिरांक आपको पता है। अब एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब एक बात और समझ लो इस मोल संकल्पना के बारे में। जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, मीन्स मोलर मास। चलो उदाहरण से समझते हैं। जल का आणविक द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है? 18 U। यहाँ U को हटा के अगर हम इसे ग्राम में व्यक्त करें तो हम लिख सकते हैं कि जल का 1 मोल बराबर है 18 ग्राम। कार्बन परमाणु का 1 मोल बराबर है 12 ग्राम। हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल बराबर है 1 ग्राम। मोल, एवोगाड्रो संख्या तथा द्रव्यमान के बीच के संबंध को आप निम्न सारणी द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है।
होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है। और तुम्हें पता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।